एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी क्लास जो है वो इतिहास से संबंधित है और ये क्लास जो है ये आपकी प्रीवियस ईयर जो है कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर जो है ये 2022 का जो है उसका इतिहास का पोर्शन आपको पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया गया है। पार्ट 2 में आपको 2021 के जो इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इतिहास से संबंधित है उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरह से हर सेगमेंट को अलग अलग जो है डिवाइड करके जो है आपके लिए ये जो क्लास है तैयार किया गया है, इसलिए एक साथ नहीं किया गया है ताकि जो है क्वालिटी ऑफ क्लास आपको दी जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सीधा सीधा हम उत्तर पर आ जाते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, जो वायु पूज्य है, वायु पूज्य जो है ये सम्मेद शिखर नहीं होगा। ठीक है, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताया जैसा कि मैंने, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तो वासु पूज्य जो है ये 12वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका जन्म जो है चंपापुरी में हुआ था और यहीं पर इनको जो है निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैसा कि वहां पे लिखा हुआ था कि सम्मेद शिखर ना होके इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपापुरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं तीन और जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो पहले में दिया हुआ है ऋषभनाथ जी। ठीक है, इनको ऋषभ देव की कहते हैं। ये पहले तीर्थकर थे जैन धर्म में। ठीक है, इनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो प्रतीक चिन्ह था बैल। ठीक है, इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो अष्टापद में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो अगले हैं वो 22वें तीर्थकर हैं जिनका नाम है नेमिनाथ या अनिष्ट नेमी, भी इनको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका भी जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है और जो निर्वाण इनका जो प्राप्त हुआ है वो उर्जयंत में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थकर है वो है 24वें तीर्थकर महावीर जी। ठीक है, इनका जो जन्म है ये कुंडग्राम में हुआ था और कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे। ठीक है, सिद्धार्थ जो है ये ज्ञात्र क्षत्रियों के संघ प्रधान थे। इसके अलावा जो इनकी माता थी त्रिशला। त्रिशला जो है इनको विदेत दत्ता भी कहते हैं, जो ये वैशाली की लिच्छवी गणराज्य जो है प्रमुख थे उनकी बहन थी। ठीक है, महावीर जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था, वर्धमान इनके नाम का नाम था। इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी थी यशोदा। ठीक है, यशोदा थी। अब हम बात करें इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में, तो इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको जो है जो ज्ञान है प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनका जो निर्वाण है, इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, इनको निर्वाण जो है ये पावापुरी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और भी है 23वें तीर्थकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ। जिनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो है ये काशी में हुआ था। ठीक है, और सम्मेद पर्वत जो कि इस वासु पूज्य के ऑप्शन में दिया हुआ था, सम्मेद पर्वत, वो ज्ञान जो है कहाँ किसको प्राप्त हुआ था, पार्श्वनाथ जी को वहां पर सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ ज्ञान ये जो है जिन, ठीक है, जैन धर्म में एक शब्द लिया जाता है जिन, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जैन संस्थापकों को क्या कहा जाता था, तीर्थकर था, जिसमें से कुल जो है कुल इनमें 24 तीर्थकर थे जिनके महत्वपूर्ण तीर्थकर यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, और जैन महात्माओं को क्या है, निर्गत प्राप्त था, निर्गत कहा जाता था। ठीक है, और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे उनको क्या कहा जाता था, कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, उनके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। मोक्ष जो है, मोक्ष को पाने के 3 साधन थे, इसको त्रिरत्न भी कहते थे, जिसमें से इसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हो रही है तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम मांडी के बारे में। तो लगभग जून 2000 में, ठीक है, जून 2000 में जो
मुजफ्फरनगर है, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है, उसका नाम क्या है, मांडी। ठीक है, मांडी जो है अचानक चर्चा में आया, क्यों आया, क्योंकि वहां पर 2000 ईस्वी के दौरान खुदाई में क्या प्राप्त हुआ, प्राचीन जो है आभूषण, सिक्के, बर्तन जो है वहां पर प्राप्त हुए। ठीक है, जिनको जो है हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे बोला गया है कि सत्य है, कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसका उत्तर जो है, सीधा उत्तर पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। एक और दो ऑप्शन जो हैं ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, सातवाहन, अगर हम सातवाहन शासकों की बात करें या सातवाहन राज्य की बात करें तो ये सबसे प्रभावशाली राज्य था। ठीक है, और ये कहाँ का राज्य था, ये दक्षिण भारत में यह राज्य विकसित हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक सिदुक थे। ठीक है, सिदुक भी इनको कहते हैं, सिमुक भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इनका अन्य नाम क्या है, सिप्रक। ठीक है, ये तीनों ही नाम आप ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी नाम पूछ सकते हैं, सिदुक, सिमुक या फिर सिप्रक। ठीक है, जो कर्ण वंश के राजा थे सुशर्मा। ठीक है, कर्ण वंश के राजा कौन थे, सुशर्मा। इनकी जो है हत्या करके, ठीक है, इनका वध करके सातवाहन शासकों ने सातवाहन वंश का जो है ये क्या करा, इसको स्थापित किया। ठीक है, पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में अगर बात करें तो इनमें 30 राजाओं का लगभग क्या है वर्णन मिला है, और जबकि इसमें मत्स्य पुराण की बात करें, ठीक है, मत्स्य पुराण की बात करें तो उसमें 19 राजा का वर्णन जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, वास्तविक इसकी जो राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी की, तो राजधानी, इसकी वास्तविक राजधानी थी प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये चार वर्णों की व्यवस्था फिर से इन्होंने स्थापित की थी, इसीलिए इनको वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा इनको क्या कहा जाता था, वेदों का आश्रय या फिर अद्वितीय ब्राह्मण भी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता था। अगर हम बात करें अंतिम शासक की, तो इस वंश का अंतिम शासक जो था वो यज्ञश्री सातकर्णी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि हमें क्या बताना है, कथन और कारण के बारे में बताना है। तो कथन क्या है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण दिया हुआ है कि केंद्रीय शासक व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, इतिहासकार ये मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदार, ठीक है, जो पहला कथन दिया हुआ है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो लगभग सभी मनसबदार, जो कि अकबर द्वारा शुरू किया गया था मनसबदारी, ठीक है, को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। ठीक है, और एक बड़ी सेना थी, मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए यह कथन जो है दोनों कथन कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुगल की अगर हम बात करें तो ये तुर्कों की चगताई शाखा, यानी कि जो मंगोल नेता थे चंगेज खां के जो द्वितीय पुत्र थे उनके नाम पर पड़ा था चगताई शाखा। ठीक है, चगताई शाखा के थे मुगल। ठीक है, भारत में जो इनका आगमन है वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध से इसका मुगलों का जो है भारत में आगमन हुआ, जो कि किसके मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी जो है एक अफगान था, ठीक है, और बाबर मुगल, ठीक है, इनके मध्य हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, इसकी हार हो गई थी। ठीक है, और इसी को मारने के बाद ये युद्ध में एक ऐसा पहला शासक था जो युद्ध के मतलब मध्य में मारा गया था। ठीक है, बाबर ने इसको मारकर मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी थी। अब हम बात कर लेते हैं मनसबदारी की। ठीक है, तो मनसबदारी को शुरू करने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। ठीक है, अकबर के द्वारा ये मनसबदारी प्रथा जो है शुरू की गई थी। अच्छा, ये उधार कहाँ से ली गई थी, तो ये उधार जो है वो मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से संबंधित थी। ठीक है, इसमें जो सैनिक प्रमुख था उस टाइम पे, किस टाइम पे, अकबर के समय पे, उसको क्या कहा जाता था, मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, इसका जो
चयन योग्यता के आधार पर होता था, लेकिन ये जो पद है ये कुलीन वर्ग से संबंधित ही था, ठीक है। और पद जो है ये मतलब जो भी पद जिसको भी प्राप्त होता था वो सेवा काल तक ही रहता था, मतलब ये वंशज में नहीं जाता था, मतलब वंश के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता था, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है 3 श्रेणियां थी अगर हम बात करें तो, और 33 वर्ग थे, ठीक। ये है मनसबदारी की बात हो रही है, ठीक। इसमें मसरूत, सशर्त, सवार और जात पद जो हैं होते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि सुमेलित नहीं है, ये शासक दिए हुए हैं और ये राज्य दिए हुए हैं, हमें इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो राणा हमीर जो है ये मेवाड़ राज्य था, राणा चुंडा जो है इनका मारवाड़ राज्य था, ठीक है। मलिक राजा फारूकी जो है ये खानदेश से थे, ठीक है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये मालवा के नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये मालवा के नहीं थे, तो ये कहाँ के थे, ये इनकी जो सल्तनत थी वो कौन सी थी, जौनपुर सल्तनत थी, ठीक है। ये जौनपुर सल्तनत थी और ये किस वंश थे, सरकी राजवंश, ठीक है। सरकी राजवंश, इन्होंने ही ये संस्थापक थे शर्की राजवंश के। यह एक इस्लामिक राज्य था, ठीक है, जो कि 1394 से 1479 के मध्य में लगभग 75 साल तक इन्होंने राज्य किया था। गंगा घाटी में सबसे पहले इन्होंने स्वतंत्र घोषित किया था, किसके टाइम पर, फिरोज शाह तुगलक के समय पर, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय पे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और मलिक उर्स सर्क की उपाधि जो है मलिक सरवर ख्वाजा ने ली थी, ठीक है। और इसको देकर ही, मतलब तुगलक के द्वारा ही यह उपाधि देकर पूर्वी प्रांतों का शासक इनको बना दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि इनका जो मंशा थी, इनकी मंशा थी दिल्ली पर, ठीक है, राज्य करने की, लेकिन ये मंशा पूर्ण ना हो पाई। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही, तुगलक के बाद ही लोधी वंश जो है, लोधी वंश की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। और इब्राहिम लोधी ने इनको जो है जौनपुर को खदेड़ दिया था। जौनपुर में जाकर जो है जौनपुर को अपने दिल्ली राज्य में मिला लिया था, जौनपुर की सल्तनत को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसीलिए ये राजवंश जो है 75 वर्ष तक ही राज्य कर पाया था, ठीक। अब हम इनके शासन की अगर हम बात करें तो इनका शासन जो था वो यूपी में, पश्चिम यूपी में, ठीक है, उत्तरी बिहार में, इसके अलावा उत्तरी नेपाल में, नेपाल सीमा से दक्षिण बुंदेल तक इनका जो है राज्य था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब मिलर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा वेब मिलर। की बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि धरसना सॉल्ट वर्क्स सत्याग्रह है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांडी मार्च के बारे में, ठीक है। तो दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य हुआ था, ठीक है। 1930 में ये संपन्न हुआ था। 12 मार्च से गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से इसकी यात्रा शुरू की गई थी, ठीक है। और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के इस अभियान की जो तुलना है वो नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर ले जाने वाले अभियान से की थी, जिसमें गांधी जी ने विदेशी और देशी पत्रकारों को संबोधन में क्या कहा था उन्होंने कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ये गांधी जी का कथन था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो है हमला हुआ, ठीक है। और इसमें गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर दिया गया और कहां पर डाल दिया गया, यरवदा जेल में जो है इनको डाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद इस अभियान की जो कमान है वो किसने संभाली थी, अब्बास तैयब जी जो है इन्होंने संभाली थी। और सरोजनी नायडू जी ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम का नेतृत्व किया था, ठीक है। और जो ये अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर जो है इन्होंने घटना का विवरण जो है पूरा प्रस्तुत किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, यहाँ नहीं की बात हो रही है, ठीक है।
तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंबिका चक्रवर्ती। ठीक है। 1926 में अगर हम बात करें, लाहौर जो कि वर्तमान का पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ सरदार भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, नौजवान सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़े, तो निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, तो रॉल्फ फिच की बात करें तो रॉल्फ फिच कब आए थे ये 1583 में। ठीक है, विलियम हॉकिंग्स आए थे 1609 में। ठीक है, इसके अलावा सर थॉमस रो जो है ये आए थे 1615 में, और फिर निकोलस डाउंटन ये आए थे 1614 से 15 में। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम विलियम हॉकिंस की बात करें तो ये जो है ये इंग्लैंड राजदूत थे। ठीक है, और ये 1608 में सूरत में 1608 में जहांगीर, और 1608 में सूरत, और 1609 में जहांगीर के दरबार में कहाँ पहुंचे थे, आगरा पहुंचे थे। ठीक है, अगर हम रॉल्फ फिच की बात करें तो 1583 में, ठीक है, 1583 में आगरा ये पहुंचा था, और ये भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। निकोलस डाउटन के बारे में आपको बता दिया है, 1614 से 15 के बीच में ये कहाँ भारत आए थे। ठीक है, सर थॉमस रो की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश राजदूत था, ये ब्रिटिश राजदूत थे, और सितंबर 1615 में ये कहाँ किस में आए थे, किसके टाइम पर आए थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, ये जहांगीर के समय पर आए थे। ठीक है, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.A. अंसारी जो हैं ये जो हैं 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाया। ठीक है, कुछ कम्युनिस्टों ने और इन पर जो है मुकदमा चलाया गया, जिसे कानपुर षड्यंत्र जो है नाम दिया गया था, जिसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ठीक है, श्रीपाद अमृत डांगे और गुलाब शौकत हुसैन, ये सब जो है शामिल थे। ठीक है, लेकिन M.A. अंसारी जो है इससे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा भी, और आप जानते भी हैं कि आज भी देखिए, एक जो अंग्रेज अपना मुद्दा छोड़ कर गए थे हिंदू और मुस्लिम को इनके बीच फूट डालने का, ठीक है, आज भी ये मुद्दा जो है राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उठाया जाता है, या फिर किसी ना किसी रूप में यह मुद्दा उठता ही है। ठीक है, इस मुद्दे को बुनियाद बनाकर आज भी जगहों पे लड़ाई होती है, और इस मुद्दे की नींव किसने रखी थी, तो इस मुद्दे की जो नींव है ये अंग्रेज ही रख गए थे। ठीक है, और इसी चीज़ की आशंका को दिखाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये जो है कथन या ये जो बात इन्होंने कही थी, और ये कब कही थी, ये कही थी जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जब संविधान सभा के सामने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की जो है रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तभी पटेल जी ने यह जो इसी अवसर पर जो पटेल जी हैं इन्होंने यह कथन कहा था। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें जो है ये घटनाएं जो है, ठीक है, इनको काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो शारदा अधिनियम की बात करें तो शारदा अधिनियम कब आया था, 1929 में आया था। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो यह 1928 में आई थी। साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में हुआ था, और दांडी मार्च अभी हम आपको बता भी चुके हैं 1930 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये जो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शारदा अधिनियम की बात करें तो 1930 में जो है हरविलास शारदा जी के नाम पर इस
एक्ट का या इस अधिनियम का नाम जो है शारदा अधिनियम पड़ा। और ये किससे संबंधित था? ये बाल विवाह से संबंधित था, जिसके शिकार खुद हरविलास जी भी हुए थे। ठीक है, ये इनके इन प्रयासों के दौरान ही जो है लड़की की जो आयु है उसे 14 वर्ष और लड़के की जो आयु है उसे 18 वर्ष जो है उचित माना गया। ठीक है, और उसके बाद में वर्तमान में जो है लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष जो है रखी गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और अन्य सदस्य जो है इन्हीं की सिफारिश पर कब है 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, और ये रिपोर्ट का जो उद्देश्य अगर हम बात करें तो ये था सांप्रदायिकता की भावना को मिटाना। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम लेकर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उसको लेकर जो ये भावना लोगों के मन में पल रही थी उसको मिटाने का एक प्रयत्न था। अच्छा, अब नेहरू रिपोर्ट बनी क्यों? इसका जो कारण क्या हुआ? तो कारण ये था कि जो साइमन कमीशन था, ठीक है, साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था, इसका कांग्रेस द्वारा जो है बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, इसका विरोध किया जा रहा था। तो उस टाइम पे जो भारत के सचिव थे, सचिव कौन थे? लॉर्ड वर्केन हेड। ठीक है, लॉर्ड वर्केन हेड जो थे, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो है इनके सामने एक चुनौती रखी कि आप ऐसे संविधान का निर्माण करें और उसको संसद के सामने पेश करें जिसमें सभी दलों का समर्थन और सहमति जो है आपको प्राप्त हो। ठीक है, उसी के दौरान ही जो है ये नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक, दांडी मार्च आपको बता ही चुके हैं, 1930 में प्रारंभ हुई थी, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के मध्य। ठीक है, और दांडी में जाकर साबरमती से शुरू हुई थी और दांडी में नमक को हाथ में लेकर इस नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई थी। उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संबंध में बाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2, ठीक है, दोनों ही जो कथन है ये हमारे सही होंगे। अगर हम बाइकोम सत्याग्रह की बात करें तो बाइकोम सत्याग्रह जो कि श्रावणकोर केरल के मध्य और दक्षिण भारत और तमिलनाडु के मध्य एक जगह है। ठीक है, जो कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ है श्रावणकोर। यहाँ पर ये बाइकोम सत्याग्रह जो है इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1924 से 1925 के मध्य। ठीक है, जो केरल के जो हिंदू समाज थे उसमें अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सामाजिक विद्रोह जो है इसका प्रदर्शन किया गया था और 1925 में ही बाइकोम पहुंचकर गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इस तरह से ऑप्शन ए और 2 दोनों इसका समर्थन करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है उत्तर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स द्वारा जो है 1784 में, ठीक है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम की जो है स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? ओरिएंटल स्टडी, जिसे प्राच्य अध्ययन भी कहते हैं, इसको बढ़ावा देना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे विलियम बेंटिंग की। तो विलियम बेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो 1829 में सती प्रथा और ठगी की समाप्ति का इनको श्रेय जाता है। ठीक है, अब हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक एकमात्र व्यक्ति थे उस टाइम पर, ठीक है, जिन्होंने मतलब कांग्रेस में रहते हुए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि लाला लाजपत राय की, तो 1920 कलकत्ता में विशेष सत्र की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, तो इसके 21वें वार्षिक सत्र जो कि 1905 में कहाँ पर हुआ था? बनारस में। ठीक है,
बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1905 अगर आपको याद हो तो 1905 में और क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और इसी 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चला था, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इन्होंने 2 सत्र की अध्यक्षता की थी, 91वें सत्र और 92वें सत्र, ठीक है। जो कि 91वां सत्र जो है ये कब हुआ था, 1938 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। वहीं 92वें सत्र की बात करें तो ये हुआ था 1939 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी में, जिसको बीच में ही इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग और विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति जो है इसमें थी, ठीक है। भारतीय परिषद में क्या था कि वायसराय जो था उसको परिषद को कानून बनाने की शक्ति थी। इसके अलावा इसके तहत क्या हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने। तो जब विभागीय पद्धति की बात होगी तो वहां पे किसका नाम आएगा, लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत एक्ट 1858 की, तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हस्तांतरित हो गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये जो है निर्णय लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1892 की हम बात करें एक्ट की, तो ये भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत जो है की थी। अब हम बात करेंगे 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। तो ये सबसे कम समय तक था, लेकिन इस अधिनियम की जो शुरुआत है वो किसने की थी, मार्ले मिंटो, ठीक है। इसको मार्ले मिंटो ने किया था और इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। चुनाव प्रणाली सिद्धांत को भारत में पहली बार जो है मान्यता इसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में पहली बार जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मुस्लिम पृथक निर्वाचन की मांग जो है इसी में उठी थी और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि मुस्लिम जो पृथक निर्वाचन की मांग है वो किस अधिनियम के अंतर्गत उठी थी। तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, ठीक है, ये मांग उठी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी, अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या फिर मुल्तान? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि लाहौर, ठीक है। लाहौर यानी कि रणजीत सिंह, या इन्हें और क्या कहा जाता है, रणजीत सिंह भी कहा जाता है। इनका जो राज्य है वो 4 प्रांतों में था। कहाँ कहाँ पर था, कश्मीर में था, ठीक है। इसके अलावा मुल्तान, पेशावर और इसके अलावा लाहौर, ठीक है, इसमें बटा हुआ था। और रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था, जो इनकी जो न्याय व्यवस्था थी उसे बहुत ही कठोर माना जाता था, ठीक है। और राज्य की जो सर्वोच्च अदालत का नाम क्या था, इसमें अदालते आला क्या थी, ये राज्य की सर्वोच्च अदालत थी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित थी, ये लाहौर में स्थित थी, जैसा कि आपको बताया कि ये लाहौर में स्थित थी। और रणजीत सिंह स्वयं इसके क्या थे, प्रधान न्यायाधीश थे, ठीक है। प्रधान न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, रणजीत सिंह थे। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे ये इतिहास पोर्शन जो है कंप्लीट कर दिया गया है। भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल में भी हमारा 20, 21, ठीक है, और 22 जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही ये पूरी जो है प्रीवियस ईयर आपको अलग अलग सेगमेंट में जो है कंप्लीट करा दी जाएंगे। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम आपको, होप सो आपको ये क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आपको टेलीग्राम जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आकर आप अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।